नमस्कार दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज भी आपके सामने हूँ। अखबारों का बंडल मेरे हाथ में है। क्या छपा क्या छिपा, कुछ खास खबरें हर रोज़ आपको बताता हूँ, कुछ जानकारियाँ शेयर करता हूँ। लेकिन आज की शुरुआत भी एक दुखद खबर से। वो खबर अगर सोशल मीडिया पर आप सब लोग हैं तो कल मिल चुकी होगी। कल मैंने शुरुआत की थी तब राहत इंदौरी का निधन हुआ था एक दिन पहले। अभी कल कांग्रेस के एक प्रवक्ता राजीव त्यागी का निधन हुआ है। कांग्रेस के प्रवक्ता का निधन हुआ ये उतना मायने नहीं रखता जितना मायने ये रखता है कि उनका निधन कैसे हुआ, कब हुआ। उन्हें दिल का दौरा पड़ा। दिल का दौरा भी हजारों लोगों को इस देश में पड़ता है, लेकिन उन्हें दिल का दौरा तब पड़ा जब वो एक टेलीविजन डिबेट में हिस्सा ले रहे थे। एक छोटा सा वीडियो मैं दिखाता हूं जिससे आपको अंदाजा लगेगा। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। इस वीडियो को मैंने खुद YouTube से उस डिबेट को, जब मुझे पता चला कि राजीव त्यागी का निधन हो चुका है, हार्ट अटैक हुआ और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका, तो मैंने YouTube पर खोजकर आज तक पर होने वाले इस डिबेट को देखा और उसमें आखिरी हिस्से में मुझे राजीव त्यागी असहज होते हुए दिखे, जो इस वीडियो में शायद आपको दिख रहे होंगे। और उसमें मैंने देखा एक बार पसीना पोंछ रहे हैं, फिर उसके बाद वो बैठने की जो उनकी अवस्था है वो उन्होंने बदली। एक बार उन्होंने सीने पर ऐसे हाथ डाला है जैसे कुछ चेस्ट पेन हुआ हो, और उसके बाद वो फ्रेम से लगभग आगे बढ़कर वो बैठे हुए नजर आ रहे, जो वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। ये करीब करीब उसी वक्त का है जब उन्हें दिल का दौरा पड़ चुका था। उससे पहले बहस हो रही थी। बहस में जैसा कि होता है टेलीविजन चैनल की बहसों में आजकल चीख पुकार, एक दूसरे को नीचा दिखाने की तमाम कोशिशें, एक दूसरे को कमतर बताने की कोशिशें, वो सब इस बहस में भी हुई। उन्हें दौरा कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, इसका तो कोई बता नहीं सकता। नियति का जो लिखा होता है, विधि का विधान है, जिसे जब जाना होता है तब वो जाता है। लेकिन एक डिबेट के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा, इसलिए मैं इस विषय पर बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोग ट्विटर पर बहुत कुछ लिख रहे हैं कल देर रात से। बहुत सारे लोग इस तरह के डिबेट में जो आक्रामकता होती है, चीखा चिल्ली होती है, शोर होता है, जैसा कि मैंने कहा, एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश होती है। हमने डिबेट में तो यहां तक देखा है कि मारपीट भी डिबेट में चैनलों पर हमने देखा है। अब पता नहीं, उनकी नियति होगी शायद। मैं कहीं जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं कि डिबेट में थे इसलिए उन्हें दिल का दौरा पड़ा और डिबेट नहीं कर रहे होते तो दौरा नहीं पड़ता, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो स्थिति है वो ये है, यशोदा हॉस्पिटल जहां उन्हें ले जाया गया इस डिबेट के तुरंत बाद, डिबेट के आखिरी दौर में कोलैप्स कर गए थे। उसके बाद उन्हें यशोदा हॉस्पिटल ले जाया गया। यशोदा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने क्या कहा एक बार आप सुनिए, और उसके बाद कुछ और हिस्से में दिखाऊंगा। अखबार की खबरों पर भी बात करूंगा, लेकिन खबर यह भी है इसलिए सुनना समझना जरूरी है। आपकी क्या राय है वो मायने रखती है। राजीव त्यागी पर मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि ऐसे मिलनसार थे कि तमाम लोगों से उनकी बातें होती थी, फोन करते थे, और उनका शायद आम का बगीचा था। हर साल वो गर्मियों में, मई जून के महीने में शायद आम की पार्टी करते थे, और दिल्ली के तमाम पत्रकारों को और कुछ अलग अलग दलों के नेताओं को भी फोन करके बुलाते थे। पत्रकार बहुत ज्यादा होते थे, 100, 150, 200 पत्रकारों को बुलाते थे, और इतनी बार फोन करते थे कि आप उनके आमंत्रण को नजरअंदाज नहीं कर पाते थे। मैं भी शायद 1 या 2 बार गया, 1 बार तो गया, शायद 2 बार गया, और इतनी जिद कर दी कि मेरे पास भी कोई उपाय नहीं था। और वहां मैंने 100-200 पत्रकारों को देखा और वो अपने हाथ से आम काटकर सबको खिलाते थे। इस बार मौसम ऐसा था, कोरोना था,
तो उन्होंने फ़ोन किया कि मेरे बगीचे का आम है, आपके घर भेजना चाहता हूँ। मैंने मना किया कि मैं आम उतना खाता भी नहीं हूँ, आजकल थोड़ा ऐसे भी डाइटिंग को लेकर सतर्क हूँ। लेकिन वो नहीं माने, ज़िद के साथ उन्होंने भेज दिया कि आप नहीं खाएंगे, कोई और खाएगा। और अचानक एक दिन घंटी बजी और कोई शख्स आया कि राजीव त्यागी ने भेजा है। मैं ट्विटर पर देख रहा हूँ कि तमाम ऐसे लोगों के घर वो आम भेजते थे और तमाम लोग उनकी इस आम पार्टी का जिक्र कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, इसको ये मत मानिएगा कोई कांग्रेस का कोई कनेक्शन इसमें नहीं है, तमाम तरह के पत्रकार, उनका यह तरीका था। तो चूंकि वो व्यक्तिगत तौर पर सबसे रिश्ते बनाते थे, इसलिए सब लोग इसकी बात कर रहे हैं। और हम सबको भी याद है 2013, 12, 14, जब चाहे संबित पात्रा हो, चाहे जो यूपी में मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा हो, चाहे ये राजीव त्यागी हो, ऐसे दर्जन भर लोग हैं जो डिबेट में आने के लिए खुद मैसेज करते थे। राजीव त्यागी भी बहुत बार अप्रोच करते थे कि हमें भी कभी बुलाया करिए, और ऐसे बहुत सारे लोगों ने बहुतों के बारे में लिखा है। संबित पात्रा भी उसमें शामिल। दौर बदला, 5 साल में सबकी अपनी अपनी शख्सियत हो गई और उसके बाद वो टेलीविज़न चैनलों की बहसों की ज़रूरत हो गई। लेकिन बहसों में जो आक्रामकता है, वो आक्रामकता साल दर साल चरम की तरफ वो आक्रामकता बढ़ती चली गई। खैर, मैं राजीव त्यागी पर आता हूँ, बाकी खबरें आगे बताऊँगा। एक वीडियो जो मैंने देखा, जो डॉक्टर का एक बयान है, मैं चाहता हूँ एक बार आप उस बयान को सुनिए। यशोदा हॉस्पिटल के डॉक्टर क्या कहते हैं, सुनिए। राजीव त्यागी जी लाइव डिबेट में थे अपने घर पर, और डिबेट करते करते सडनली कोलैप्स हो गए। उनके फैमिली मेम्बर्स ने देखा कि अनकॉन्शियस है। उन्होंने वहाँ पे कुछ कार्डियक मसाज दिया, CPR दिया, और वो हमारे पास अराउंड 6:30 आए। तो जब हमारे पास आए तो अनकॉन्शियस थे, अनरिस्पॉन्सिव थे, ब्लड प्रेशर और पल्स नहीं था। हमने हमारा जो प्रोटोकॉल होता है ACLS प्रोटोकॉल, एडवांस कार्डियक लाइफ केयर प्रोटोकॉल, उसके अकॉर्डिंगली CPR स्टार्ट किया, उनको वेंटिलेटर पे लिया। इसमें आगे डॉक्टर ये बता रहे हैं कि कैसे उनको बचाने की कोशिशें हुई, लेकिन वो बच नहीं पाए। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह सकता कि बहस में उनकी आक्रामकता या बहस में सामने वाला जो बोल रहा है उसका जवाब देना, उसमें कई बार तैश और आक्रोश के साथ जवाब देना, ये सारी कोई वजह रही होगी, मैं नहीं कहता। लेकिन हकीकत अंतिम यही है, अंतिम सत्य यही है कि डिबेट के आखिरी दौर में ही वो कोलैप्स कर गए। और उस डिबेट में किस तरह से एक दूसरे पर ऐसे डिबेट्स में आरोप लगाए जाते हैं, उसका भी एक टुकड़ा मैं चाहता हूं आप सुनिए। यहाँ बैठे हमारे घर के जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है, हमारे घर के जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है। अरे नाम लेने में शर्म कर रहे हैं, वो घर जला रहे हैं और यहाँ जयचंद नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। अरे टीका लगाने से कोई सच्चा हिंदू नहीं बन जाता है। टीका लगाना है ना, दिल में लगा टीका, दिल में लगा टीका, और कहो किसने घर जलाया है। हिम्मत। ये सुना। इसी डिबेट में एक और टुकड़ा मैं ट्विटर पर देख रहा हूँ, ये सब कटसी आज तक है। ये जो हिस्सा आपने सुना, इसको आज तक के ट्विटर हैंडल से ही ट्वीट किया गया था। एक और टुकड़ा मैंने सुना जिसमें राजीव त्यागी एक शेर सुना रहे हैं, मैं चाहता हूँ वो भी सुनिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का आखिरी शेर बन गया ये, वो भी सुनिए। देखिए, बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूँ। संगीत रागी जी की बात से शुरू करता हूँ। संगीत रागी जी, एक शेर पढ़ देता हूँ। हम क्या बनाने चले थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो परिंदे अच्छे, जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो ये तो हुआ दोस्तों जो कुछ हुआ। अब चूंकि किसी शख्स को आप जानते हैं और उसकी अचानक ऐसे मौत होती है तो दुखी होना वाजिब है, और बहुत सारे लोग उनके बारे में ट्विटर पर लिख रहे हैं, क्योंकि वो बातचीत में ऐसे ही थे। उनका ट्विटर हैंडल में देख रहा था, जो राजीव 53 साल उनकी उम्र थी, उनका ट्विटर हैंडल देख रहा था, जो उन्होंने अपने ट्विटर में अपने परिचय में लिखा है। वो 2 लाइन कबीर का दोहा है, वो आप सुन लें, उसके बाद मैं बाकी खबरों पर आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो सुनिए। मैं वो ट्विटर हैंडल से उनके ट्विटर हैंडल पर जा रहा हूँ
और उन्होंने 3:41 पर एक ट्वीट भी किया था कि आज शाम 5 बजे मैं आज तक पर रहूँगा, और उसके बाद 5 बजे थे, और उसके बाद उनके ट्विटर का जो उनका परिचय होता है नीचे, उसमें लिखा हुआ कबीर का दोहा है, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ये उनके ट्विटर पर लिखा हुआ है। खैर, तो राजीव त्यागी इस दुनिया में नहीं है, याद रखा जाएगा। पढ़ते हैं बहुत सारी खबरें दोस्तों, जिसमें अखबार मेरे पास है, और एक खबर जो बहुत प्रमुखता से सभी अखबारों में है, 2 खबर। एक कमला हैरिस की खबर, जो अमेरिका में उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार इस बार बनी है, ऐतिहासिक तौर पर बहुत बड़ी बात है। और दूसरी, बेंगलुरु में जो विधायक के घर पर दंगाइयों ने हमला बोला और जिस ढंग से 3 लोगों की पुलिस फायरिंग में मौत हुई है, वो एक खबर सब जगह है। फेसबुक की पोस्ट से हिंसा भड़की और फेसबुक पोस्ट से लोग नाराज़ हुए और अचानक सैकड़ों लोगों का जुटान हो गया, और उसके बाद जो कुछ हुआ, मैंने भी कल इस पर एक वीडियो बनाया था, और उसमें अभी मैं खबर देख रहा हूँ, अमर उजाला में दिखा रहा हूँ आपको, ये हेडलाइन है अमर उजाला की, और इसमें खबर है जिसमें आरोपी से मेरा कोई रिश्ता नहीं। वो विधायक जो हैं जिनके घर पर हमला हुआ, कहा गया था कि वो नवीन नाम का शख्स, जिसने पैगंबर मोहम्मद का अपमान करते हुए कोई फेसबुक पोस्ट जिसने लिखी थी, विधायक का कहना है उससे उनका कोई रिश्ता नहीं था, वो काफ़ी दिनों से 10 सालों से उससे मिले भी नहीं है। उसकी फेसबुक आईडी नवीन ने कहा है उसकी फेसबुक आईडी हैक हो गई थी। मैं इसके बारे में कोई राय नहीं दूंगा, ये बड़ा लोग बचाव में इस तरह की बेतुकी दलीलें देते हैं। अचानक फेसबुक आईडी हैक हो गई थी, और उसके बाद खैर, लेकिन इस मामले में जो हुआ वो निंदनीय है। नवीन ने जो लिखा, नवीन ने अगर इस्लाम का या पैगंबर मोहम्मद के लिए अगर आपत्तिजनक पोस्ट लिखी, यकीनन वो अपराध था और उसके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। लोग गए भी, और कार्रवाई जिन भी धाराओं में बनती है होनी चाहिए। लेकिन अगर पुलिस ने कार्रवाई में देर की, अगर पुलिस ने एफआईआर लिखने में देर की, अगर पुलिस ने नवीन की गिरफ्तारी में देर की, तो उसके बदले में जो हुआ, सैकड़ों लोगों का इस तरह से जुटान, आगजनी, हंगामा, थाने में तोड़फोड़, विधायक के घर पर हमला। फिर से मैं वीडियो दिखा दे रहा हूं, आप वीडियो देख लीजिए। इनके इस वीडियो में जो शोर हो रहा है उस शोर को भी सुनिए आप। और उसके बाद इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। कल जब मैंने YouTube पर कल रात को वीडियो पोस्ट किया है, कुछ लोग मुझसे भी नाराजगी जता रहे हैं नीचे कमेंट में। कल रात के वीडियो के कमेंट को आज सुबह मैं देख रहा था। ऐसा नहीं हो सकता है। जो भी सांप्रदायिक है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, जो भी लक्ष्मण रेखा लांघता है, जो भी कानून को अपने हाथ में लेता है, जो भी खुद फैसला करने निकल पड़ता है, वो सारे गुनहगार हैं भारत के कानून के। भारतीय कानून, कायदा कानून इसकी इजाजत नहीं देता कि आप अपने हाथ में कानून लें और आप इस तरह से थाने पर हमले करें और इस तरह से दंगाइयों में तब्दील हो जाएं, दंगाइयों की भीड़ बन जाएं आप। तो इस खबर में यही है, और उस वीडियो का मैंने जिक्र किया, उस खबर का जो कल के वीडियो में भी है। फिर इसमें जिक्र है कि मुस्लिम युवकों ने की मंदिर की हिफाजत, वो वीडियो भी है, तो वो वीडियो भी आप देख पा रहे होंगे। और उसके बाद इसमें अब कार्रवाई की बात हो रही है कि 150 लोग गिरफ्तार हुए हैं, एसीपी समेत 60 लोग घायल हुए थे। ये सारी बातें मैं कल के वीडियो में बता चुका हूं, इसलिए मैं बहुत दोहराऊंगा नहीं। आप सबसे अपील करूंगा कि ऐसी स्थिति में अगर आप मुस्लिम हैं और अगर मुस्लिम ऐसा करते हैं, उसकी भी उतनी ही जोर से लानत मलामत करिए जितना कोई हिंदू ऐसा करता है। और वही बात मैं हिंदू भाइयों से कहूंगा। मुश्किल क्या होती है, बहुत सारे हिंदुओं को मैं कल से देख रहा हूं, वो सारे बिल से तभी निकलते हैं जब यहां किसी दूसरे धर्म का पर आरोप लगता है या बेंगलुरु जैसी घटना होती है। अगर यहां उल्टा कुछ हुआ होता तो ये सारे सन्नाटे में होते हैं। वो लोग जो कपिल मिश्रा के बयान पर चुप रहते हैं और कपिल मिश्रा का बचाव करते हैं, वो लोग जो गोली मारो सालों का जैसे बयानों का बचाव करते हैं, वो लोग जो ऐसी तमाम वारदातों, घटनाओं और बयानों का बचाव करते हैं, उनके साथ खड़े हो जाते हैं। वो लोग कल अचानक निकले और उग्र होकर आक्रामक हो रहे हैं क्योंकि उन्हें मौका मिला। तो दोनों तरफ के जो हिंसक लोग हैं,
दोनों तरफ की दंगाई मानसिकता के लोग हैं, दोनों तरफ जो सांप्रदायिक लोग हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, दोनों की पुरजोर लानत मलामत होनी चाहिए। इस केस में इस बार आरोप मुस्लिम युवकों पर है जो वहां आक्रामक हुए, और उसके पीछे एक संगठन का पीएफआई और एसडीपीआई का नाम आ रहा है। पुलिस जांच करे, जांच से पता चलेगा कि कौन कसूरवार है। फिलहाल 125 से 150 लोग पकड़े गए। अभी कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार हमने निर्णय लिया है, जब ऐसे दंगे होते हैं, संपत्ति को नुकसान होता है, उसकी भरपाई उन लोगों से वसूली की जाएगी जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है। येदियुरप्पा ने भी अपनी बात कही है कि हिंसा पर काबू पाने के लिए हर संभव कार्रवाई की गई है, कड़ी कार्रवाई होगी। और जो बात है अब सामने है, मैं फिर कह रहा हूं कि कार्रवाई करने का पुलिस को करना चाहिए। आपकी शिकायत है, पुलिस से करना चाहिए। किसी ने ऐसी पोस्ट लिखी, उसका विरोध करने के लिए कानूनी दायरे में 100 तरीके हैं, लेकिन इस तरीके को कहीं भी वाजिब नहीं ठहराया जा सकता। अमर उजाला में अंदर के पन्ने पर भी विस्तार से खबर छपी है। विवादित पोस्ट डालने से घंटे भर में ही जुट गए हजारों लोग थे या सैकड़ों लोग थे, मैं नहीं कह सकता, ये आप पोस्ट देख पा रहे हैं। और उसके बाद मचा दी तबाही। हाँ, तबाही के वीडियो और तबाही की तस्वीरें ज़रूर हैं। और मैं बार बार मेरे दिमाग में ये सवाल आता है, बहुत सारे लोग, बहुत संजीदा मुस्लिम, शाहिद सिद्दीकी से लेकर प्रोफेसर इरफान तक, बहुत सारे लोगों के पोस्ट मैंने देखे, जफर सरेशवाला भी, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि ये ऐसा करके आप पैगंबर का ही अपमान कर रहे हैं। आपके खुदा का अपमान करने की औकात किसी शख्स में क्या कि फेसबुक पोस्ट पर लिख दे, लेकिन आप अगर ये करते हैं तो आप खुद अपमान कर रहे हैं। ऐसा बहुत सारे संजीदा मुस्लिम भी लिख रहे हैं और कुछ लोग बचाव भी कर रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर पर चूंकि बहुत बात हो चुकी, इसलिए इस खबर पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। कमला हैरिस एक जो सबसे दिलचस्प खबर है, जिसको कई अखबारों ने प्रमुखता से छापा है और आने वाले दिनों में लगातार भारत में आप सुर्खियों में देखेंगे। ये नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, आप देख पा रहे हैं। यूएस उपराष्ट्रपति की रेस में कमला, पहली अश्वेत महिला, यही हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन है, यही हिंदू की हेडलाइन है। सारे अखबारों में कमला हैरिस आज छाई हुई हैं। और कमला हैरिस का भारत से कनेक्शन और उसके बाद ये क्या इसका मतलब है, यही हिंदुस्तान में अंदर के पन्ने पर है, लेकिन ये खबर यहाँ भी है, हिंदुस्तान में भी और इकोनॉमिक टाइम्स और सारे अखबारों में है। तो कमला हैरिस के बारे में थोड़ा बताता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो अलग से भी बनाऊँ कमला हैरिस के बारे में। आप सब लोगों को इतनी देर में ये पता तो होगा, क्योंकि सब लोग नज़र रखते हैं कि इनकी माँ जो है श्यामला गोपालन, ये चेन्नई में जन्मी थी, दक्षिण भारत की थी, अमेरिका चली गई थी। और इनके पिता डोनाल्ड हैरिस वो जमाइका के थे और 55 साल की कमला है, अफ्रीकी और पिता ऑब्वियसली जमाइका के थे, जो मैंने बताया। माँ भारतीय हैं, कैलिफोर्निया में 1964 में जन्म हुआ। और पहली बार ऐसा होगा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति की रेस में कोई अश्वेत महिला भी है और वो अश्वेत महिला भारतीय है। ये एक अपने आप में रिकॉर्ड होगा अगर ऐसा हो गया तो। पहली भारतीय अमेरिकी और पहली अफ्रीकी अमेरिकी भी होंगी। और उसके बाद इनके बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, भारतीय अमेरिकियों का साथ मिल सकता है और कैसे कमला चर्चा में आई थी, कमला हैरिस, इसके बारे में भी जानकारी है। एक जो खबर अखबारों में छपी है, इकोनॉमिक टाइम्स ने थोड़ी प्रमुखता दी है कि कश्मीर नीति पर की थी बेहद तल्ख टिप्पणी, कि जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था तो भारत की कश्मीर नीति पर कमला ने तल्ख टिप्पणी की थी। उसको लेकर कहा जा रहा है कि अगर वो बन गई उपराष्ट्रपति तो भारत यूएस के रिश्तों पर कोई असर पड़ेगा क्या। निरुपमा राव ने इसका जो पूर्व विदेश सचिव रही हैं, उन्होंने कहा है कि मानवाधिकारों को लेकर हमेशा मुखर रही हैं, इसलिए उन्होंने कहा, हालांकि चीन में भी इसकी नाराजगी है क्योंकि उन्होंने हांगकांग के मुद्दे पर भी बोला था। और इसी लाइन पर कमला के बारे में कुछ और बताने से पहले इकोनॉमिक टाइम्स में इसी लाइन पर खबर है जो मैंने कहा, कश्मीर को लेकर उनकी ओपिनियन। इसमें है डेमोक्रेट वीपी नॉमिनी कमला हैज स्ट्रॉन्ग व्यूज ऑन कश्मीर। इसमें इसी तरह से खबर छापी है कि कश्मीर पर उनका स्ट्रॉन्ग व्यू है। हालांकि उसमें एक पक्ष जवाब यह है कि मानवाधिकार की बात हमेशा करती रही है और जब भी मानवाधिकार की बात आती है तो उनका स्ट्रॉन्ग व्यू होता है, इसलिए चीन ने भी एतराज़ जताया है। लेकिन सवाल भारतीय होने का है। कुछ जानकारी दिलचस्प है, बता दूं। वैसे आप सब लोगों को पता होगा कि चीन ने एक एतराज़ किया जो मैं बता ही चुका आपको। उसके बाद चैन से हैरानी, ट्रंप हैरान है
कि जो बाइडेन द्वारा कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुने जाने पर हैरान है। ओबामा ने अच्छा दिन बताया, इसको ओबामा मोमेंट भी कहा जा रहा है अमेरिका में। ओबामा ने अच्छा दिन बताया कि इस पद के लिए पूरी तरह तैयार है, आज हमेशा देश के लिए अच्छा दिन है, चलिए अब इसे जीता जाए। तमिलनाडु के सीएम ने इसका स्वागत किया है। कैरियर के मामले में 55 साल की कमला हैरिस बहुत चर्चित रही है हमेशा। 2008 में अलास्का की गवर्नर सारा पॉलिन और 1984 में न्यूयॉर्क की प्रतिनिधि रही हैं। 2017 में कैलिफोर्निया से सीनेटर चुने जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला और दूसरी अश्वेत महिला बनी थी। और उसके बाद 7 अक्टूबर को होगी पेंस के साथ अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस और डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उम्मीदवार कैलिफोर्निया के सीनेटर कमला हैरिस के बीच डिबेट होगी, जो बहुत चर्चित डिबेट होती है जब अमेरिका की डिबेट होती है। ऑकलैंड में जन्मी थी, बर्कले में पढ़ी हैं। माता पिता के तलाक के बाद उन्होंने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई कनाडा में की और इनकी मां का निधन हो चुका है 2009 में, शायद कहीं देखा, अभी देखता हूं। और उनकी मां एक विश्वविद्यालय में पढ़ा करती थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री ली, इसके बाद कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। अमेरिकी मीडिया इसे ऐतिहासिक बता रहा है और लगातार कुछ न कुछ वीडियो ऐसा वायरल हो रहा है कमला हैरिस के साथ जो आपको देखना चाहिए। भारतीय मूल के करीब 15 लाख मतदाताओं का झुकाव डेमोक्रेट्स की ओर हो सकता है, ऐसा आकलन है। जो बाइडेन का एक बयान है कि मुझे किसी ऐसे उम्मीदवार की तलाश थी जो स्मार्ट हो, कड़ी मेहनत करे और नेतृत्व के लिए तैयार रहे। कमला हैरिस में ये सब खूबियां हैं। वो एक प्रवासी परिवार से हैं, अश्वेत हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान है। एक बड़े राज्य कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल के रूप में नेतृत्व का प्रशासनिक अनुभव है। यही सब खबर है बहुत विस्तार से कमला हैरिस के बारे में, और मैं अगली बार जल्द ही एक दूसरा विस्तार से इनके बारे में वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ज़्यादा जानकारी एक साथ मिल सके। और उसके बाद चूँकि आज बारिश भी हुई है और अखबार हमेशा की तरह बारिश में मेरे पास देर से आया, और बाकी खबरें जो है उसमें एक रूस के वैक्सीन की खबर है। कल मैंने बताया था, जो कल के अखबारों की हेडलाइन थी रूसी वैक्सीन को लेकर, और पुतिन के हवाले से खबर आई कि पुतिन की बेटी पर ही उस वैक्सीन का ट्रायल हुआ। लेकिन अब उस वैक्सीन को लेकर बहुत एतराज़ है WHO को, और कहा जा रहा है कि जो उसके लिए प्रोटोकॉल होना चाहिए उस प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। ये भी सभी अखबारों में खबरें हैं। नवभारत टाइम्स में एम्स के डायरेक्टर के हवाले से खबर है, देखना होगा कितना सेफ है रूसी टीका। और उसके बाद भास्कर में एक विस्तार से छापा हुआ है कि इस जो वैक्सीन ट्रायल के जो नतीजे आए उसमें बेहतर इम्यूनिटी के प्रमाण मिले हैं जो रूस का दावा है। लेकिन दस्तावेजों के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें बुखार, शरीर में दर्द, शरीर का तापमान बढ़ना, जहां इंजेक्शन लगा वहां खुजली होना, सूजन जैसे साइड इफेक्ट दिखे हैं। तो ये इसकी खामियां बताई जा रही हैं। जब वैक्सीन की पहली डोज पुतिन की बेटी को दी गई तो शरीर का तापमान पहले 1 डिग्री बढ़ा, फिर कम हुआ, लेकिन पुतिन ने दावा किया कि मेरी बेटी के शरीर में एंटीबॉडीज बढ़ी है। दूसरा दावा, रूस का दावा है वैक्सीन तैयार करने में कई महीने आगे चल रहे हैं, जबकि रूस ने अभी तक जितने भी वैक्सीन ट्रायल किए हैं उससे जुड़ा साइंटिफिक डेटा पेश नहीं किया है। ये है, तो इस तरह से कई चीज़ें हैं कि उसमें कई खामियां हैं। WHO ने अपनी वेबसाइट पर क्लिनिकल ट्रायल से गुजर रही 25 वैक्सीन की लिस्ट दी, जबकि 139 वैक्सीन अभी प्री क्लिनिकल टेस्ट में है। और इसमें एक विस्तार से भास्कर ने छापा है कि उसमें कई खामियां हैं, कई साइड इफेक्ट हैं। और डेली मेल ने खबर छापी है जो लंदन से आता है, उसी के हवाले से भास्कर ने छापा है। डेली मेल की खबर के मुताबिक ट्रायल के नाम पर 42 दिन में मात्र 38 वॉलंटियर्स को वैक्सीन की डोज दी गई। ट्रायल के तीसरे दौर की कोई जानकारी सामने नहीं आई। तो एक सवाल उठता है, जैसे सैंपल साइज कहते हैं ना वॉलंटियर्स, भारत में कहा जा रहा 1700, 1800, 2000 होंगे, कई जगह आ रहे हैं कि ज़्यादा लोगों पर टेस्ट किया जाएगा, वॉलंटियर्स 17, 18, 20 शहरों में किया जाएगा। यहां कहा जा रहा है कि 42 दिन में मात्र 38 वॉलंटियर्स पर टेस्ट हुए। रूसी सरकार का दावा वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखे, जबकि दस्तावेज बताते हैं कि 38 वॉलंटियर्स में 144 तरह के साइड इफेक्ट्स देखे गए।
ट्रायल के 42वें दिन भी 38 में से 31 वॉलंटियर्स इन साइड इफेक्ट से जूझते दिखे। वॉलंटियर्स को डोज लेने के बाद कई तरह की दिक्कतें हुई। पहले कई दिनों से WHO भी इस वैक्सीन पर सवाल उठा रहा है। WHO का कहना है कि रूस ने वैक्सीन बनाने के लिए तय दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। ऐसे में इस वैक्सीन की सफलता पर भरोसा करना मुश्किल है और इस वैक्सीन को रूस ने नाम दिया है स्पुतनिक वी। 11 अगस्त को दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के दौरान पेश किए गए दस्तावेजों में कई दावे किए गए हैं, लेकिन अब सवाल इसकी सुरक्षा और इसकी सफलता पर है। डेली मेल लंदन से निकलता है, इसको अनुवाद करके इसने छापा है भास्कर ने, तो इस खबर को आप समझ सकते हैं आप। और भारत में भी इसको लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है। जो यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, जो जैसा कि एम्स के डॉक्टर हैं, उन्होंने भी, डॉक्टर गुलेरिया ने भी कहा है कि इसको अभी कहना समझना मुश्किल है कि ये सही है या नहीं, और इसकी सफलता को लेकर सवाल है। उसके बाद एक खबर कई अखबारों में है, जागरण ने प्रमुखता से छापी है, कल भी थी, इस पर भी मैंने परसों वीडियो बनाया था। सुदीक्षा का मामला, जो ग्रेटर नोएडा के गांव की रहने वाली लड़की जो अमेरिका में पढ़ रही थी, स्कॉलरशिप मिली थी उसे, टॉपर थी बुलंदशहर का, 98% मार्क्स आए थे उसको, कई सब्जेक्ट में, कई विषय में 100% मार्क्स आए थे। वो लड़की एक हादसे का शिकार हुई। कहा जा रहा है कि जब स्कूटी से या बाइक से अपने भाई के साथ, चचेरे भाई के साथ जा रही थी, हालांकि पहले दिन कहा गया चाचा के साथ जा रही थी, तो एक बुलेट सवार जिस पर 2 लोग थे, उन्होंने स्टंट करने की कोशिश की या उसे तंग करने की कोशिश की, और उसमें उसकी बाइक, जिस बाइक पर सुदीक्षा थी, वो बाइक दुर्घटनाग्रस्त हुई, हादसे का शिकार हुई और उसके बाद मौत हो गई। तो अब उसके परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बाइक सवार जो था बुलेट वाला, उसकी तलाश हो, उसे पकड़ा जाए। पुलिस ने कुछ और थ्योरी दी कि पहले परिवार वालों ने इसमें छेड़खानी का मामला दर्ज नहीं कराया, वो एक सिंपल हादसा था। लेकिन अब परिवार वालों की बार बार मांग ने असर दिखाया है और कई टीमें बनाई गई है जो जांच कर रही है। एक खबर मैं जागरण में देख रहा हूँ, जागरण की पहली लीड है ये, और इसमें खबर में है कि 27 बुलेट कब्जे में लिए गए हैं और उन सब से जांच हो रही है। सवाल यह है कि अगर परिवार वालों का ये कहना है तो जांच जरूर होनी चाहिए, पता चले कि दरअसल पूरा मामला क्या है, क्योंकि एक बेहद प्रतिभाशाली लड़की इस तरह से हादसे का शिकार हुई, जिससे न सिर्फ उसके परिवार वालों को उम्मीदें थी, बल्कि आने वाले समय में हो सकता है 5-10 साल बाद देश का नाम रोशन करती। क्योंकि आसान नहीं है कि एक चाय वाले गरीब शख्स की बेटी अपने दम पर टॉप करती है और अमेरिका में 4.25 करोड़ की स्कॉलरशिप मिलती है, पूरी पढ़ाई उसकी फ्री होती है, अमेरिका में पढ़ाई कर रही होती है, छुट्टियों में घर आती है और इस तरह से हादसे का शिकार होती है, और परिवार वालों का ये आरोप। मैं कहूँगा इसकी जांच पूरी होनी चाहिए, बजाय इसके कि अभी पुलिस सफाई दे और मामले को लीपापोती करने की कोशिश करे। दोनों पक्षों के बयान मैंने लगातार देखे सुने हैं, फिर भी मैं कहूँगा जांच होनी चाहिए। चलिए, एक ये मामला है। उसके बाद अगले महीने से देश भर में खोले जा सकते हैं स्कूल। कोरोना के चलते जो स्कूल बंद हैं, अब कहा जा रहा है कि अगले महीने से हो सकता है स्कूल खोले जाएं, और इस दिशा में काम हो रहा है। उसके बाद इस तरह की कुछ और बेंगलुरु हिंसा पे कुछ खबरें और अखबारों में हैं, लेकिन उस पर मैं काफ़ी बात कर चुका हूं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज फिर मेरे पास अखबार देर से आया, ये इंडियन एक्सप्रेस है। इंडियन एक्सप्रेस में भी सब जगह कमला हैरिस है। और अगर आपकी अंतर्राष्ट्रीय विषय में दिलचस्पी है तो कमला हैरिस की कहानियाँ पढ़िए। एक लड़की क्या, महिला है, 50 साल से ज़्यादा है, जो भी है, लेकिन कैसे उन्होंने संघर्ष करके, कैसे उन्होंने अपनी जगह एक अश्वेत महिला के तौर पर, एक भारतीय मूल की महिला के तौर पर कैसे उन्होंने जगह बनाई वहाँ अमेरिका की राजनीति में, कि आज वो एक चैलेंजिंग पोजीशन में है। तो उनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। उनके परिवार के लोग जो दिल्ली में उनके मामा रहते हैं, शायद उनके हवाले से भी है कि उनके परिवार के लोग बहुत खुश हैं। उनके मामा ने कहा है कि समुदाय के लिए ऐतिहासिक दिन है। तो ये है, एक्सप्रेस में भी यही खबर है, पहले पन्ने पर फिर बेंगलुरु की खबर है। और अंदर भी बहुत विस्तार से ये खबरें हैं कमला हैरिस के बारे में। पायलट की वापसी के बावजूद गहलोत विश्वास मत लाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक बार इस मामले को, एक बार विश्वास मत आने के बाद 6 महीने तक सरकार मुक्त रहेगी। तो गहलोत चाहते होंगे कि महीने 2 महीने बाद कोई और खेल ना हो, इसलिए
जो कॉन्फिडेंस मोशन है वो उससे गुजर जाए, विश्वास मत से गुजर जाए, ये कहा जा रहा है। और अब चूंकि सचिन पायलट भरोसा दे चुके हैं, वादा कर चुके हैं, पार्टी में आ चुके हैं, आ क्या चुके मतलब वापसी, उनकी घर वापसी हो चुकी है, इसलिए अब वो चाहते हैं कि एक बार फ्लोर पर सब कुछ तय हो जाए। ये गहलोत चाहते हैं। रूसी टीके पर दुनिया में सवाल, ये पहली खबर इनकी भी है। चीनी मदद से सीमा पर सुरंग बना रहा है पाक। अब ये चीन को लेकर खबरें कुछ छिटपुट छपी हैं अखबारों में, और एक लेख है, शशांक जो पूर्व विदेश सचिव हैं, रह चुके हैं, उनका एक लेख है, अमेरिकी चुनाव में बदलती विसात। ये खबर आपको लगे, आपको ये लेख लगे अमेरिका में आपकी दिलचस्पी है तो इस लेख को आप पढ़ें। एक खबर आ रही है, इसको मैं समझने की कोशिश करूंगा। एक और राहत पैकेज की संभावना, सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं ऐलान। जो पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी ने पहले 1.25 लाख करोड़ की राहत का ऐलान निर्मला सीतारमण ने किया, फिर 20 लाख करोड़ की राहत पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने पहले किया, उसके बाद 4 दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही। उस राहत का क्या असर है और क्या कहा गया और क्या मिल रहा है, इस पर 1000 सवाल 1000 बार उठाए जा चुके हैं। और जिस तरह से चावल, चना, गेहूं और जो चीज़ें दी गई, गरीबों की मैं बात कर रहा हूँ खास तौर से, भले 6 महीने के लिए उनके लिए ये सब राशन मुफ्त कर दिया गया, लेकिन वो नाकाफ़ी थे, इस पर बहुत बातें की जा चुकी है। अब बात आ रही है उस राहत में, जैसे कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, अब ये राहत की फिर आ रही है खबर कि 18 रणनीतिक क्षेत्रों की पहचान की सरकार ने निजीकरण की दिशा में आगे कदम उठाते हुए 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज के बाद एक और बड़ा पैकेज मिलने की उम्मीद है। और क्या पैकेज होगा? निवेश का अवसर होगा, रोजगार पर जोर होगा, ये सारी चीजें देखते हैं ये क्या पैकेज है, पैकेज आने के बाद देखते हैं। तो ये खबर है। उसके बाद मेरे ख्याल से मोटे तौर पर कोई ऐसी इसके अलावा खबर मुझे दिखी नहीं जो मैं इसके अलावा बात करूं। और चूंकि राजीव त्यागी को लेकर थोड़ा मैं इमोशनल हो गया, इमोशनल इसलिए भी कि अगर सामान्य मौत होती तो लगता कि चलो ठीक है, नियति विधि का विधान, लेकिन एक डिबेट के दौरान जिस ढंग से डिबेट के ख़त्म होते होते जिस ढंग से राजीव त्यागी ख़त्म हो गए, चिंता की बात है। कमला हैरिस पर ही संपादकीय है। और आखिर में नवभारत टाइम्स से ख़त्म करता हूँ। यहाँ भी कमला हैरिस लिखेंगी अमेरिका का नया इतिहास, वही उनकी आखिरी पन्ना है। और ये खबर वो है बेंगलुरु की जो मैं बता चुका। और उसके बाद कमला हैरिस की कुछ तस्वीरें हैं। कमला हैरिस अपनी फैमिली के साथ, हैरिस की बगल में उनकी नानी और बाकी हैं, बहन ने कहा आज माँ की याद आ रही है, और बहुत डिटेल कहानी है। तो बहरहाल दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और माफ़ी चाहूँगा कि शायद आपके पैमाने के हिसाब से मुझे जो जितनी खबरें बतानी चाहिए शायद मैं नहीं बता पाया होऊंगा, क्योंकि शुरुआत जब किसी की मौत की खबर से होती है तो चीज़ें आगे गड़बड़ा जाती है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।